बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान कुदरती आफत की जद के अंदर है और जिस तरीके से सैलाब, बारिशें और जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनी तौर के ऊपर कहा यही जा रहा है कि इस वक्त जिस कुदरती आफत का सामना है, जिस सैलाब की तबाहकारियों का सामना है, वो 2010 से आने वाले सैलाब से कहीं गुना ज़्यादा है। बल्कि पाकिस्तान के बदतरीन, अगर इसको सैलाब कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और NDMA के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक अब तक जो 2.5 माह में 937 से ज्यादा अफराद इसमें जाबाक हो चुके हैं। एक नजर डाल देते हैं जरा सा आपको कि मजमूई तौर के ऊपर जब से ये बारिशें शुरू हुई, ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब सियासी जमातों की जानिब से, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन, उनकी आंखें खुली हैं कि ये हो क्या रहा है। गो के इससे पहले से ही सैलाब ने अपनी तबाहकारियों का रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये मजीद गहरा होता जा रहा है। बहुत सा पानी अब सरों से ऊपर हो चुका है और अब सियासी क़यादत को अंदाजा हुआ कि सैलाब से मुतासर इलाकों में जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फजाई जायजे, ये दौरे सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक वो छिड़कने के बराबर तो नहीं है, या फिर उनके जख्मों का मदावा हो सकेगा महज इन चीजों से? क्योंकि जितनी ज्यादा तबाहकारी है, इमदादी काम उससे कहीं गुना कम नजर आ रहा है। NDMA के मुताबिक, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ हम आपको ग्राफिक्स में चीजें दिखाएंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता 2.5 माह में 937 से ज्यादा अफराद की जो हलाकत है उसकी तस्दीक अब तक हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 अफराद जांबाक हुए हैं, जिनमें 17 बच्चे, 10 मर्द और 7 खवातीन इसमें शामिल हैं। अगर हम KPK की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16, सिंध में 13, बलूचिस्तान में 4 और पंजाब में 1 शख्स जांबाक हुआ, जबकि 50 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद सैलाब और बारिशों के दौरान जख्मी अफराद की तादाद 1343 से जायद बताई जा रही है। मुल्क के 116 अजला में जानिया माली नुकसान हुआ है, जहां 6 लाख से जायद मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहीं दही इलाकों में 7 लाख से जायद मवेशी भी बह गए। और गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से सिंध में 15 पुलों और मुल्क भर में 145 पुलों को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान का फजाई, रेल, हर तरह का राब्ता मुनक़ता है। ट्रेन ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए हैं। फजाई जो सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज, वो भी सस्पेंड हो गई हैं और बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। गुज़िश्ता दिनों, हालिया दिनों के अंदर ही हमने खुद दौरा किया राजनपुर का, तौसा शरीफ का। वहां से हमने खुसूसी प्रोग्राम किए जनूबी पंजाब के लोगों की जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो कई 100 गुना ज्यादा है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, जो लोगों से बात हुई, जो उनकी तकलीफ उन्होंने बयान की है, उसको अगर महसूस ही सिर्फ किया जाए तो यकीनन दिल खून के आंसू रोता है। आपको दिखाते हैं कि इन लोगों की तकलीफ और परेशानी क्या है, उसके बाद आके बात करेंगे। कोई नहीं बचा, जुल्लो जो देखो घर सारे छत्ता गन, कोई कहानी एक अल्लाह वारे से कोई हुकूमत हो तो कैसे तो सको नजरे देवो। आज डावानी भूखे बैठू छे, तले पानी है, उत्ते बारा से ऐसा कितना वनो गरीब लोग। 3 दिन के बच्चे भूखे पड़े हैं। खाना पीना हुकूमत सरकारी कोई मुलाजिम भी नहीं आया, कोई खाने पीने की शय हम लोग को दे के जाए। हमारा कुछ भी नहीं बचा है। हम 4 भाई इधर इकट्ठे रह रहे थे, कुछ भी नहीं है। हमारा सारा सामान भी खराब हो गया, सारा घर भी अभी टूटे हुए हैं। पानी आया उसके बाद सर दुकान दी कतरी आई बिया है, कुआं हा वो खत्म सिया, ये मेरे बजरी जगह कर रहे ये खत्म थी गए, ये खत्म थी गए। बस बैठे हैं अल्लाह को याद करेंगे। आसमान दे तले निके निके बच्चे हैं। 112 लेकिन सारी कहीं मदद नहीं की थी। कोई वजीर, कोई रोशन जमीर, कोई नहीं आया। मैं रोंदी पिटेंदी रही के सारा सामान गिर गए, कहीं भी आने के सारी मदद नहीं की थी। असम बुड गए हैं, लुढ़ गए हैं। एक टीबी दे बैठू, वो टीबी दे खतरा है, वो पानी चावे से ऐसे लाशा कां कुत्ते विच खावे से। घर में सामान था डूब गया सारा, मवेशी हर चीज दाने डूब गए, बच्चे कटाई छड़ा का शह नहीं मिलिया। बाल मेरे उठाए रुलदे बन मैं ताई कपड़े ना वदू 3 जारी मारे, कुछ शह नहीं निकता है। टाइम तनी खावन वास्ते का 3 जारी मारे भूखे हो। सिर्फ बच्चे बच्चे ने, बाकी ना माल मवेशी कोई चीज नहीं बची सारी, बिल्कुल ही ना। बालें दे कपड़े जेरे तान थे हन उवे पाते खड़े हैं। हमारा कोई भी सुन नहीं। मेरे बच्चे का जहेज था, शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी। कब शादी थी? दिसंबर। ये कुछ झलकी हमने आपको दिखाई, इससे कई 100 गुना ज्यादा तकलीफ है, दुख है और कर्ब है।
इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद जमील साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद है, इस पर बात करेंगे आपसे। और मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PDMA पंजाब खालिद मसूद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया खालिद साहब कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। खालिद जमील साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। 2010 का फ्लड भी आपने कवर किया, बाकी सारी चीज़ें देखी हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए फरीद, मेरा ये ख्याल है कि ये जितने बड़ा तूफ़ान या तबाही है, इसको हम महज ये कह कर कि जी कि अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत है, ये कहकर हम जान नहीं छुड़ा सकते। 2010 में भी और अभी भी इसमें हमें जब तक ये हम एनालिसिस नहीं करेंगे, ये जब तक हम नहीं देखेंगे, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि ह्यूमन मेड डिज़ास्टर इसके अंदर कितना बड़ा फैक्टर है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक, और ये उस वक्त भी 2010 में भी जितने भी हुकूमती अदाद शुमार थे उसके मुताबिक 2/3 नुकसान जो है वो जो आबी गुजरगाहों के अंदर कंस्ट्रक्शन है। नंबर वन एक है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, दूसरा है या जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है वहाँ पर। जब आप प्राइमरी स्कूल ले जाते हैं, जब आप डिस्पेंसरी ले जाते हैं, जब आप वहाँ पर टेलीफोन बिजली लेके जाएंगे, गैस लेके जाएंगे, तो आप खुद ब खुद लोगों को पानी की गुजरगाहों के अंदर आबाद कर रहे हैं। आप उनको मौत के ऊपर किनारे के ऊपर बिठा दिया आपने। खालिद साहब, मैं अगर आपको यहाँ पे रोकूं और मैं डायरेक्टर PDMA से ज़रा बात कर लेता हूँ कि इस वक्त तबाही है कितनी। ये तो कॉजेज और चीज़ें बहुत सारी, मैं आपके ऊपर इससे आऊँगा और सियासी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस पर आपका तजिया भी लूँगा। लेकिन मैं खालिद मसूद साहब, ये कितनी बड़ी तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं, कितना नुकसान हो गया इस वक्त, कौन कौन से अजला मुतासर हैं? जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे खालिद जमील साहब बात कर रहे थे, तबाही तो बहुत बड़ी है। ख़ास तौर पर जो हमारे अजला DG खान डिवीज़न के 2 अजला हैं, राजनपुर और DG खान एंड सेल्फ, इसमें और मियाँ वाली की एक तहसील है ईसा खेल, वहाँ पे भी यही हिल टॉरेंट्स जिनको हम रोज़ को ही बोलते हैं, पहाड़ों से आने वाले पानी से तबाही हुई है। तो इस वक्त अगर इन 3 अजला जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर 13,20,000 एकड़ जो लैंड है ना, वो मुतासर हुई है। और इसके अंदर से जो क्रॉप्ड एरिया ये अगर सिर्फ देखा जाए तो वो 4.5 लाख एकड़ के करीब बनता है, जिसके ऊपर तबाही हुई है। क्रॉप इसके अंदर मैक्सिमम जो DG खान राजनपुर के अजला में थी कॉटन की, वो मुतासर हुई है बहुत बुरी तरीके से। बहुत ज़्यादा मकानात जो हैं वो तकरीबन लाख से 2 लाख तक के मकानात भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है, कुछ पार्शली कुछ फुली। ज़ाहिर है जो मकानात का नुकसान है उसका अभी तक तजिया जारी है, क्योंकि साथ साथ एस्टिमेशन चल रही है, सर्वे चल रहा है। पॉपुलेशन का अगर हम हिसाब लगाएं तो 4.5 लाख आबादी इन 3 अजला में जो है ना, जो उनमें सबसे ज़्यादा 2 लाख तो सिर्फ एक राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में मुतासर हुई है, और सिमिलरली 2-1 लाख DG खान में, और 27,500 मियाँ वाली में, वहाँ थोड़ा आया है और वो जल्दी कवर भी हो गया है। अभी तक अगर हम देखें हिल टॉरेंट्स और सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो अमवात हुई हैं, 59 अमवात सिर्फ इन 3 अजला में सैलाब की वजह से हुई है। लेकिन अगर पूरी सैलाब जो मानसून के हवाले से देखा जाए तो 167 अमवात पंजाब में मानसून के दौरान, पहले उससे पहले बारिशों की वजह से, छतें गिरने की वजह से, दीवारें गिरने की वजह से वो भी हुई हैं। हम जी, ये है इस वक्त तक के नुकसानात का तखमीना। राइट, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने डिटेल इसके अंदर बता दिया है। सलमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त DG PDMA सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की सूरत हाल तो हमें बताई खालिद मसूद साहब ने, सिंध की क्या सूरत हाल है सर, कितना नुकसान हुआ है? और इस वक्त जो रेन है, बारिशें हैं, सैलाबी सूरत हाल है, ये क्या मजीद चीजें अभी और ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि इसमें और इजाफा होगा? देखिए, सिंध की सूरत हाल तो बहुत ही इस मरतबा गंभीर हुई है। हमने 2010 का फ्लड को भी हैंडल किया था, जिसमें हमारा लेफ्ट बैंक के जो अजला थे, राइट बैंक के सॉरी, वो मुतासर हुए थे। 2011 में हमारा लेफ्ट बैंक मुतासर हुआ था, यानी कि ये कश्मो ये नशेरा फेरोज और उसके नीचे वाले बदीन तक जितने भी अजला हैं ये मुतासर हुए थे। इस मरतबा तो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। लेफ्ट और राइट बैंक पे जो 2 सालों में सैलाब आया था वो इस मरतबा 1 साल में आ गया है। 23 अजला हमने मुकम्मल तौर पे कैलेमिटी हिट डिक्लेयर कर दिए हैं, और सवाए कराची के 7 अजला के, यानी कि पूरा जो अंदरून सिंध है वो इस वक्त कैलेमिटी के अंडर है। सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे ख़राब है, और बारिश तो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है, लेकिन अभी जो बलूचिस्तान से जो पानी आया है कंबर, शहजाद कोट और दादू अजला में, उसकी वजह से उसकी तबाहकारियाँ अभी जारी हैं। कल रात को भी हमारे FP बंद है, जो कि
हिल टॉरेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया था, उसमें एक जगह पे शिगाफ पड़ा था जिससे काफ़ी ज़्यादा आबादी उसकी वजह से मुतासर हुई। और अभी लोगों की जो है वो नकल मकानी शुरू हो गई है उन इलाकों से जो बराबर वाले अजला में जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लोग कराची और हैदराबाद टाइप के बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो एक काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किलात अभी आगे रहेंगी। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रिलीफ वाले काम को हम अभी तो रेस्क्यू चल रहा है काफ़ी जगहों पे, लेकिन रेस्क्यू का काम जब खत्म हो या जहाँ पे रेस्क्यू हो चुका है वहाँ पे रिलीफ वाले काम की तरफ आए। राइट, चले मैं आपके आता हूँ खालिद जमील साहब। ये जो बात इस वक्त बताई जा रही है, नुकसान इतना ज़्यादा है, क्या आप समझते हैं कि जितना वॉल्यूम है नुकसान का उतना ज़्यादा एफर्ट भी हो रही है उसकी? देखिए एफर्ट तो उतनी मेरा ख्याल है हो भी नहीं सकती नेचुरली। जितना बड़ा अब जैसे सिंध पूरा आपका केपी आधे से ज़्यादा है, पंजाब का पूरा साउथ बेल्ट जो है उसके अंदर जो बता रहे हैं कि इसको जब हम प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं ना, पहले से हम मेंटली प्रिपेयर हों तो फिर तो कोशिशें की जाती हैं। हम हमेशा रिएक्टिव करते हैं, जब कोई काम हो जाता है फिर हम निकलते हैं जाके। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी देखें अभी जाके उसको 1-2 दिन पहले ख्याल है, वरना वो हफ्ता 10 दिन पहले भी जा सकते थे। दूसरा जो पहले मैंने बात आपसे स्टार्ट में की ना, देखें एक तो है ये रेन की वजह से। अब सिंध में इस दफ़ा बारिशों की जो औसत है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब माजी में इतनी बारिशें हुई भी नहीं थी, तो इसलिए एक तो फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर अभी जो बड़ा ख़तरनाक होगा, जैसे बलूचिस्तान से पानी आया आपका, अब ये जो दादू साइड की बात कर रहे हैं, अब इंडस का पानी जितना भी खैबर पख्तूनख्वा से जितना पानी अब सारा आ रहा है, चाहे वो काबुल रिवर है या चतराल रिवर है या स्वात रिवर है, ये सारा का सारा इंडस रिवर में आएगा। आपका तरबेला, तरबेला के बाद चश्मा, चश्मा के बाद आपका तोंसा, तोंसा के बाद जो है कि हेड पाइनद और फिर गुद्दू, सारे इस वक्त फुल अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। अब आपको रन ऑफ द रिवर जो है कि जितना पानी आएगा वो बारिशों का है या ग्लेशियर्स फटे हैं, वो सारा का सारा आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसको रोकेंगे, आपके बंद टूटेंगे, आपके बैरेजेस को खतरा होगा, आपको वो छोड़ना है पानी। अब ये पानी जब पीछे जाके कंट्रीब्यूट करेगा उस पानी को जो ऑलरेडी पहले बारिश से खड़ा हुआ है, तो आप फिर देखें कितना बड़ा तूफान आएगा वहाँ पर, ठीक है। अब वो जो बात मैंने स्टार्ट की थी कि हमने अपनी जितनी भी डेवलपमेंट है उसको हमने आबी गुजरगांव से दूर रखना चाहिए था। अभी आपने केपी के जो विजुअल्स देखे हैं कि वो कलाम के, बहरेन के, सवात के, ये सारे के सारे ये दरिया के बेल्ट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। कभी तो कभी हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, इसको किसने अलाउ किया इतनी बड़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का। अब खुदा ना खास्ता आपको पहले अंदाजा हो गया, अगर आप अचानक रात को कोई ग्लोफ का ये जो ग्लेशियर्स फटते हैं उसका वाकया होता है और उसके अंदर 50, 100, 200 लोग, इतने बड़े बड़े अगर आप होटल बनाते हैं तो वो सारी की सारी जानें ज़ाया होंगी। अभी तो बिल्डिंग गिरी है ना सिर्फ, अगर ये अचानक रात की तारीकी में इस तरह से बारिशें हो या सुबह सुबह पानी आ जाए तो फिर क्या होगा। तो ये हमने 2010 के अंदर भी, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2010 के बाद। मैंने खुद ज़ाती तौर के ऊपर ये क्वेश्चन किया उनसे कि आप ये तो देखें ह्यूमन मेड डिजास्टर इसके अंदर कितना है और फिर गवर्नमेंट की अपनी डेवलपमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते आप। उन्होंने कहा ये तो 10-20 साल बाद की बात है, अभी हम फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू एंड रिलीफ पे। हमने हमेशा अपनी पॉलिसीज रेस्क्यू एंड रिलीफ पे रखी हैं, इसके बाद हमने 10 साल 20 साल 25 बात नहीं सोचा। नंबर 1, जितने जंगलात थे हम काट के खा के बेच के खा गए हैं, ठीक है। हमने ये जो हमारे दरख्त हैं, जंगलात हैं और पहाड़, ये जमीन की कीले हैं जो इसका तवाज़ुन बरकरार रखते हैं मौसम का, हमने उसके अंदर बैलेंस और ये फ्लड सारा का हमने उसको खुद ब खुद तबाह कर दिया। फिर हम कहते हैं कि जनाब अच्छा सारा अल्लाह की तरफ से, हमें अपना भी देखना चाहिए हम खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खालिद जमील साहब, इससे और मजीद आपसे बात करते हैं। खालिद मसूद साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, सलमान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी चीज़ के ऊपर मजीद बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सैलाब का जो खतरा है मजीद इसमें इजाफा होने जा रहा है। जिस तरह से खालिद जमील साहब बात कर रहे थे कि अभी जितना भी पानी आएगा उसको हमने रन ऑफ द रिवर के तौर पे उसको ट्रीट करना है कि अब हम उसे रोक नहीं सकते, जो पानी आना है उसने आगे जाना है। तो क्या ये मजीद तबाही ला सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खालिद मसूद साहब आपसे पूछना चाहूंगा जरा, इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सैलाब मजीद और बढ़ेगा या हम ये समझें कि ये लोअर डाउन अब होता हुआ नजर आएगा? जी, इस वक्त आज का दिन बहुत अहम है। आज रात में जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल चल रही है, 1-2 जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं उनके अंदर इस वक्त मीडियम और लोअर हाई साइड पे फ्लड है। लेकिन अगर मज़ीद बारिशें नहीं होती और जो इस वक्त की रीडिंग हमारी महकमा मौसमियात की तरफ से है और ओवरऑल जितनी गैजेटरीज है वो बता रही हैं कि आगे को 7-8 दिन बारिशें उस इलाके में नहीं हैं। लेकिन
अगर वो बारिशें नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि मज़ीद पानी नहीं आएगा तो कुछ हमें रेस्पाइट मिलेगी और हम जो रिलीफ का काम है वो इम्प्रूव कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। लेकिन एक मसला जो है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक पैटर्न है वेदर का। किसी वक्त भी कोई नई चीज़ बिल्ड हो जाती है, 24 घंटों में 36 घंटों में एक नई वेव आ जाती है। तो हम होप कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी आने वाले दिनों में और मजीद खालिद साहब, चैलेंज इस वक्त क्या है रिलीफ का? मुझे ये बताइएगा कि किस तरह का इमदादी काम हो रहा है, ताकि जरा हम बता सकें कि इस वक्त जो चैलेंजेस है उससे पीडीए में कैसे निपट रही है। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसमें अहमियत इस बात की है कि इस वक्त क्योंकि इमीडिएट रिलीफ का काम हो रहा है और उसमें ज़रूरत एक तो शेल्टर की है, पनाह की है। लोगों के घर जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, लोग सड़कों पे आके बैठ गए हैं। हमारे इस वक्त इन 2 अजला में 53 जो हैं रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, जिनके में मुख्तलिफ तादाद में लोग ठहरे हुए हैं। फिर क्योंकि उस इलाके का कल्चर ऐसा है कि एक ही जगह पे फैमिली के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन सर, जहाँ तक आप राजनपुर, डीजी खान और इन जगहों की बात कर रहे हैं, तौसा की भी मैं बात करूंगा क्योंकि हम तो खुद होकर आए हैं वहां से। लोग ये शिकायत करते हैं कि उन तक एक तो कैंप नहीं उनको मिल रहे, जो टेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे उनको। दूसरा वो कहते हैं कि वो केनाल का जो गंदा पानी है वो पीने पे मजबूर हैं। खवातीन के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बच्चों के लिए खुराक और जो तिब्बी सहूलियात हैं वो भी वहां पे नहीं है उस तरीके से। कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है इन तमाम चीजों को? जी, मैं यही बात आगे करने लगा था कि इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं, सबसे पहले तो शेल्टर का चैलेंज है, फिर फूड का, पीने वाले पानी का। अब हमारे जितने मेडिकल कैंप्स बने हुए हैं, रिलीफ कैंप्स, उनके अंदर भी मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं जहाँ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और ग़िज़ा की ज़रूरियात भी पूरी की जा रही हैं। अभी तक हम 53,000 जो है फूड हैम्पर्स मुख्तलिफ फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर चुके हैं और जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उसके अंदर भी पका पकाया खाना दिन में तीन वक्तों में दिया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो 100% जितनी रिक्वायरमेंट थी ये तमाम पॉपुलेशन को हम कैटर कर पाए हैं। जैसे खालिद जमील साहब भी कह रहे थे कि जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, स्कोप इतना बड़ा है कि इमीडिएटली विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिशें जारी हैं और यहाँ में हम अपील करना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो इस नेकी समझ के आगे आना चाहें और ये जो बेघर अफराद हैं उनकी सहारा बने, हुकूमत का भी हाथ बटाएं, हमारा साथ शामिल हों। टेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत है, पीने वाले पानी के लिए जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, वाटर बाउजर वगैरह मुहैया किए गए हैं, जो मूव भी कर रहे हैं और हमारे रिलीफ कैंप्स में भी हैं। राइट, मैं ठीक हो गया खालिद साहब, ठीक है। मैं जरा सलमान शाह साहब की तरफ आसी है, सलमान साहब के पास आ जाता हूँ जरा सिंध के हवाले से। यही वो सवालात है जो उनके सामने रखना चाहूंगा मैं। सलमान साहब, आप मुझे बताइएगा कि रिलीफ की इस वक्त जो कार्रवाइयां हैं वो किस हद तक जा रही हैं? टेंट्स, खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात कैसे पहुंचाई जा रही हैं या अभी आप फ्लड उतरने का इंतजार कर रहे हैं? सलमान साहब से एक एडिशन चीज देखें कि जो इंडस वाटर अब इंक्रीज होगा, जो पीछे से आएगा, उसके चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ जी सलमान साहब। जी बिल्कुल अभी तो जो खालिद साहब जैसे कह रहे हैं कि इंडस का वाटर जो है वो भी हमारे लिए एक परेशानी लाने जा रहा है और आज भी गुड्डू जो है तकरीबन 6 लाख को छूने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें जो आज हमने ब्रीफिंग ली है, जो सिचुएशन का जायजा लिया है, तो वो शायद अभी थोड़ा सा रिसीड करे, लेकिन अभी आगे पीछे का भी पता नहीं है कि क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो करंटली हमारा जो मेन फोकस है वो रेस्क्यू की तरफ था, उन इलाकों से जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है। और रिलीफ जो है इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 मिलियन से ऊपर लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड मतलब इफेक्टेड है। ये आप सिंध की बात कर रहे हैं ओवरऑल, यानी सिंध में 4 मिलियन? ठीक, जी हाँ बिल्कुल, 4 मिलियन लोग जो हैं वो कम अज कम मुतासर हुए हैं किसी न किसी सूरत में। और जो इस वक्त जो अभी सिर्फ कंप्लीट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं तो 1.6 मिलियन से ऊपर लोग तो अपने घरों को छोड़ के बाहर निकल आए हैं और वो उन्होंने ऊंची जगहों पे, सड़कों के किनारों पे या अपने गाँव या देहात के नजदीक जहाँ पे पॉसिबल हो सका है उन्होंने आके फिलहाल। तो सर खुराक और जो चैलेंजेस हैं जो हमने देखा फील्ड में जाके, उसमें तो चैलेंजेस ये हैं कि आपने टेंट की बात की है, खुराक की फराहमी उनके लिए बड़ी ज़रूरी है, तिब्बी सहूलियात और अद्वियात बड़ी ज़रूरी हैं, जो बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं उनकी चीज़ें वो बड़ी एसेंशियल आइटम्स हैं, वो ज़रूरी हैं। ये पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है सलमान साहब? बिल्कुल, आप ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो अगर मैं आपको बताऊं, पहले जैसे वक्फे से पहले बात हो रही थी तो हमारी प्लानिंग जो थी
वो जो सिंध में हम केटर करते हैं, जो पास से एक्सपीरियंस की बेसिस पे तकरीबन 60,000 फैमिलीज हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि किसी न किसी सूरत में वो मुतासर होती हैं। हम अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि हम उनकी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जिसमें टेंट्स और उससे एसोसिएटेड रिलीफ से एसोसिएटेड जितना भी चीज़ें होती हैं उसका प्लान किया जाता है। राशन वगैरह का इंतजाम करके हम मानसून सीजन से पहले हम कर लेते हैं। तो इस मटा हम इतने ओवरवेल्म्ड हो गए हैं कि जो सिंध में आपने देखा है तो तकरीबन 358% ज़्यादा बारिश हुई है ऑन एवरेज, और कुछ इलाकों में तो मतलब कि अब जैसे पडीजन एक पॉइंट है नौशेरा फरोज का, वहाँ पे मेट ऑब्जर्वेटरी ने टोटल 1500 mm बारिश रिकॉर्ड की है इस पूरे महीने में, मतलब राइट, यानी कि वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा। खालिद जमील साहब, ये जो चीजें हैं, इरेटिक पैटर्न है चीजें, आप अभी बात कर रहे थे मैं आपसे ब्रेक में, इनका कोई सोल्यूशन है? इसको हल किया जा सकता है या हम हमेशा इस सैलाबी सूरत हाल का ही सामना करते रहेंगे? नहीं, देखिए क्यों ये सैलाब क्यों आते हैं, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है इस कायनात का। ज़मीन में पानी भी है, पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, इंसान भी हैं, चरिंद हैं, परिंदे, हर चीज़ है, उसका एक बैलेंस है। अब कुदरत ये कहती है कि हमने ज़मीन में इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, आबो हवा को, पानी को, इसको बरकरार रखने के लिए कि ज़मीन के अंदर पहाड़ को कीलों की तरह ठोका है, फिर दरख्त जो है वो भी इस ज़मीन और पहाड़ के कील हैं। अब हम अगर दरख्तों की कटाई ज़्यादा करें और दरख्त लगाएं ना, तो क्लाइमेट चेंज, अब हमारे क्लाइमेट चेंज की तरफ बेसिकली हम सारा का सारा अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते हम, अच्छा ये बारिश हो गई, अब बारिश क्यों ज़्यादा हुई? अभी 2 महीने पहले आपका टेम्परेचर 50+ चला गया, अभी एकदम से इतनी ज्यादा बारिश होगी, हम कह रहे हैं जी 70 साल में 100 साल में इतनी बारिश हुई नहीं है। मुल्क हैं, क्या हम ये जो पानी आता है इससे बिजली नहीं पैदा कर सकते? अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप दरख्त लगाएं ज्यादा, शहरों में भी और पहाड़ों में भी, हर जगह पे हर फर्द दरख्त लगाए, नंबर 1। नंबर 2, दरख्तों की कटाई को गैर ज़रूरी तौर के ऊपर रोका जाए, जहाँ पे बहुत ज़रूरत है काटें लेकिन लगाएं भी। तीसरी बात यह है कि आपको अपने ये जो वाटर चैनल है ना हमारा, जो स्कर्दू से और ग्लेशियर से शुरू होता है और फिर इंडस या आपके ओशन तक जाता है, समंदर तक जो है ठट्ठा बदीन के पास, हमें जहाँ पे हमारे ये हिली एरिया है और ख़ास तौर पे ये चश्मा तक जो है कि मियाँ वाली तक का, हमारे पास नेचुरल यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं जिनको हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। वहाँ पे हम रन ऑफ द रिवर जो है कि टर्बाइंस लगा सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी कोई 5-10 साल पहले की, कि जिसके अंदर ये कहा गया था जी 50 से 60 हज़ार मेगावाट बिजली सिर्फ और सिर्फ हमारी ये चित्राल, सवात और ये जो एरिया है ना हमारा हिली एरिया, वहाँ से हम रन ऑफ द रिवर टर्बाइन से बना सकते हैं। हमारी ज़रूरत जो है, हमारी ज़रूरत 20 से 25 हज़ार मेगावाट है। अच्छा, उससे होता यह है कि एक तो पानी आपका रिजर्व करने के आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़ख़ीरे होंगे, फिर आप उनको मैनेज करते हैं कि अच्छा कितना पानी छोड़ना है, नहरों में कितना छोड़ना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि सिंध को ये खतरा, तो हमने काम ही नहीं किया ना, हमने तो इस पे काम ही नहीं किया, हमने डैम्स के ऊपर चीजों पर। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं और इसी चीज के ऊपर मैं आपसे इन्हीं वजूहात पे मजीद आगे अगले सेगमेंट में बात करूंगा। बलूचिस्तान बहुत ज्यादा वर्स्टली अफेक्टेड इस वक्त प्रोविंस है, वहां के हवाले से भी बात करेंगे। खालिद जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासरा ये सूबा है और हर तरह की कनेक्टिविटी भी वहाँ से ख़त्म हो गई है। सैलाब और बारिशों ने जो तबाहकारी मचाई है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बात करने के लिए मौजूद है मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बताइएगा सर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है बलूचिस्तान को? देखें फरीद भाई, गुज़िश्ता 2 महीनों से बारिश के 5 स्पेल आ चुके हैं, जो सभी एक तरह की खतरनाक किस्म के स्पेल से, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में बेशुमार उसमें जो है सैलाबी रेले दाखिल हुए। इतना पानी दाखिल हुआ कि देहातों के देहात उसमें जो है डूब गए। तो इसमें सूबाई हुकूमत का जो फर्ज होता है, उसने अपने वसाइल में रहते हुए रिलीफ और रेस्क्यू के कामों में भरपूर हिस्सा लिया, तमाम इदारों ने हिस्सा लिया। लेकिन ये इतना बड़ा सैलाब था कि यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने भी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सैलाब नहीं देखी है। उसके बाद रोज पर रोज मुश्किलात में इजाफा होता गया, सैलाब आता गया, हमारे रोड्स बंद होते गए। अच्छा ज़िया साहब, इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या तमाम बलूचिस्तान का जमीनी रास्ता, रेल का रास्ता, ये सब कुछ क्या इस वक्त बंद हो चुका है? बिल्कुल इस टाइम हम सब चीजों में जो है हमारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, जमीनी रास्ते पुल बिल्कुल हमारे बह गए हैं, ट्रेन के पुल गिर गए हैं,
जिस मोबाइल और PTCL का निज़ाम दरम बरम रहा है पूरा दिन। तो इस वक्त हम बिल्कुल पूरी दुनिया से अपने पूरे पाकिस्तान से कट चुके हैं। तो इमदाद कैसे कर रहे हैं? या इमदाद अगर वहां तक पहुंचानी हो तो क्या जरिया है उसके लिए? देखिए, इस वक्त तक जब तक हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं जहाँ रस्तों का मसला नहीं है, कोयटा से, वहाँ हमारी PTMA कोशा है और वो DCs की डिमांड के मुताबिक वहाँ फूड और नॉन फूड आइटम्स लोगों के लिए पहुँचा रही है। लेकिन जहाँ रास्ते बंद होने की वजह से दुश्वारियाँ पैदा हो रही है, गुज़िश्ता दिन वज़ीर आला साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड रिलीज किए हैं कि अगर PTMA या PTMA की टीमों की रसद रोड्स की वजह से वहाँ ना हो तो आप लोग मकामी सतह पर भी लोगों के लिए खुराक का सामान, टेंट वगैरह खरीद लें। ज़ियाउल लांगू साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, ये अंदाजन कोई तखमीना है? बलूचिस्तान वैसे ही जो है वो बड़ा उसमें चैलेंजेस का उसको सामना रहता है। इस नेचुरल कैलामिटी या कुदरती आफत से अंदाजन कितना नुकसान हो गया इस सूबे का? यकीनन उसका तखमीना तो बाद में लगाया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें, लोगों के रिलीफ, रिहेबिलिटेशन कितना एक्सपेक्टेड है? कितना बड़ा वॉल्यूम है जो दरकार होगा अमाउंट या पैसों की मद में इन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिकवर करने के लिए? देखें, ये इतना बड़ा तबाही है, अगर इस तबाही का जिक्र किया जाए तो बंदा परेशान हो जाता है कि ये किस तरह से इसको हम बहाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत है, इंशाअल्लाह हम अपने लोगों को बहाल करने में कामयाब होंगे। लेकिन मेरे भाई, अभी तक जो 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ, आपको पता है सबसे बड़ा जरिए माश ज़राअत है, ज़मींदारी है, तो 2 हफ्ते पहले जो हमने मीटिंग की थी जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपना स्टार्टिंग का एस्टिमेट लाया था, उसमें तकरीबन 55 अरब रुपए सिर्फ जमींदारों का नुकसान हुआ था। यहाँ घरों के घर गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है, रोड जो है किलोमीटर्स के हिसाब से बिल्कुल बह गए हैं, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल एक नक्शा ही तब्दील हो गया है। मीर ज़ियाउल लांगू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे मजीद इस मामले के ऊपर बातचीत भी करते रहेंगे और दुआ गोए हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सब के ऊपर जो है वो अल्लाह अपना रहम करम करे। खालिद जमील साहब, कैसे करें? सियासी मफादात भी हैं, सियासी टग ऑफ वॉर भी है। अभी बैरिस्टर सैफ साहब फरमाते हैं जनाब ये तो कुदरती आफत भी है, चीज़ें होती रहेंगी, सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने तो चलना है, वो तो चलती रहेंगी। आप समझते हैं सियासी क़यादत अब बैठ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इनको कलेक्टिव विजडम से काम लेना पड़ेगा, और उसमें ख़ास तौर के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन नुकसानात से बचना है ना, बलूचिस्तान में आपको एक तो टाउन प्लानिंग, आपकी आबादी बिखरी हुई है और कोशिश होती है लोगों की कि वो वहाँ पर जाएं जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। दुनिया भर में ये कोशिश होती है। आप स्कर्दू से लेके और इधर से चित्राल से लेकर आप बदीन तक चले जाएं, ठट्ठा तक चले जाएं, तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को ये तय करना होगा कि जिस तरह से नेशनल हाईवे के ऊपर आप 100 मीटर आप कंस्ट्रक्शन बैन है, आप आबी गुजरगांव के ऊपर भी बैन लगाएं कि इतनी कंस्ट्रक्शन जो है, इतना एरिया जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। जो करेगा या जो इदारा इजाज़त देगा उसके खिलाफ आप संगीन जराइम के मुकदमात बनाएं। नंबर 1 तो यह था कि आप इस नुकसान से बच जाएं। नंबर 2 ये है कि आप देखें पिछले 10 साल या 20 साल का आप सिर्फ और सिर्फ ये उठा के देख लें कि आपका ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक लॉस और आपकी जो डेवलपमेंट लॉस्ट हैं, ये फ्लड के नतीजे में उनकी कॉस्ट कितनी है, और उसको आप अगले 20 सालों में इन्वेस्ट करें कि आपका जो इंडस रिवर का चैनल है और चनाब का 2 बड़े हैं, ये आपके झेलम भी आपका काफ़ी एरिया पंजाब का कवर करता है, कि यहाँ पे आप इस वाटर चैनल तरतीब दें इसको, जहाँ पे कर्व हैं, जहाँ पे ये हिट करता है, जाके अभी बंद बनाए हैं उनको आप ज़्यादा पुख्ता बंद बनाएं, फिर वाटर को मैनेज करें, रिजर्वायर ज़्यादा रखें और फिर उस पानी को आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छा, आपका इंपोर्ट बिल कम हो सकता है कि अगर आप ये ट्रेन और टैंकर्स और ये जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, आपका रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिर इसकी सालाना जो कॉस्ट है मेंटेनेंस, उसको कैलकुलेशन करें। अगर आप वाटर चैनल्स बना लेते हैं जिसके अंदर आप कश्ती रानी के जरिए से सामान ले जाने आने का सहूलत कर लेते हैं, आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और आप एक लॉन्ग टर्म 50 साल की सोच रहे होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कि वो अगले 1 साल और 5 साल से आगे नहीं देखती। इलेक्शन कैसे जीतना है, आवाम को पैसे कैसे देने हैं और अपने जेब कैसे भरने हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद जमील साहब, खालिद मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, CS सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मीर ज़ियाउल लांगू साहब मेरे साथ मौजूद, उनका बहुत शुक्रिया।
इस वक्त सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतसिर है। हुकूमत फ़ज़ाई जायजे ले रही है, अपोजिशन भी जो है वो सैलाब से मुतासर इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बाले ताक होते हुए असल चीज़ें इमदाद और मुतासरीन को खुराक की फराहमी, शेल्टर, अद्वियात। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान ये मुल्क है तो हम सब है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें हम सबको सियासी मफादात को बाला ताक रखना होगा और मिलकर इस वक्त काम करना होगा। और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसके ऊपर अब सोचना होगा और काम करना होगा कि इस सैलाब से कैसे बचा जाए और इसको अपने हक में, अपने फ़ायदे में कैसे लाया जाए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।